चलिए और अब शुरुआत करेंगे यूपी विशेष की। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और गरीबों की उत्तर प्रदेश लाने की कवायद अब तेज हो गई है। योगी सरकार की पहल पर पहली खेप में हरियाणा से 82 बसों में सवार होकर 2224 लोग यूपी आ गए हैं। इन्हें इनके गृह जनपद में क्वारंटाइन किया जा रहा है। रविवार तक 11,000 लोग वापस आ जाएंगे। हरियाणा सरकार और यूपी सरकार ने मजदूरों के संकट के मुद्दे पर बातचीत की थी। अब हरियाणा रोडवेज बसों के जरिए मजदूरों को शामली, गाजियाबाद, मेरठ समेत कई जिलों में मजदूरों को भेजा जा रहा है। मजदूरों की यूपी में एंट्री होने के बाद हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। हरियाणा से मजदूर पहले शामली आए, यहीं से यूपी रोडवेज के जरिए अलग अलग जिलों में इन मजदूरों को भेजा गया। और हम आपको टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोहतक, अंबाला, बहादुरगढ़ की 3 तस्वीरें, जहां पर 82 बसों में अलग अलग जगहों से इन मजदूरों को बस में लाकर यूपी के अलग अलग जगहों में गृह जनपद इनके छोड़ा गया। इसके साथ सभी मजदूरों को क्वारंटाइन कर लिया गया। आपको बता दें कि हरियाणा में ये मजदूर काफी दिनों से फंसे हुए थे। जब से लॉकडाउन लागू हुआ था तब से ये मजदूर यहां पर फंसे हुए थे। और इसी पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने क्या कुछ कहा है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि हमारे प्रदेश के जो बाहर क्वारंटाइन में 14 दिन के क्वारंटाइन में जो हमारे कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उनको जो है वापस चरणबद्ध रूप से लाने की व्यवस्था की जाए। हरियाणा राज्य से लगभग 82 बसों में आज प्रथम चरण में 2224 लोग लाए जा रहे हैं और लगभग सभी बसें उत्तर प्रदेश आ गई हैं और प्रदेश के 16 जनपदों में ये बसें पहुंचकर पुनः इनको क्वारंटाइन में अपने जनपद में ही एक सुदृढ़ और मजबूत व्यवस्था के तहत मेडिकल चेकअप कराने के बाद रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र के बाद योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। यह फैसला कोरोना के चलते बने आर्थिक संकट को देखते हुए लिया गया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। आप ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का बलिदान करना होगा। ये बलिदान 1-2 महीने का नहीं बल्कि 1 जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के लिए देना है। केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर योगी सरकार ने 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बंद कर दिया है। हालांकि इस फैसले का विरोध शुरू किया जा चुका है। कांग्रेस की महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस फैसले का विरोध किया है। प्रियंका ने ट्वीट करके योगी सरकार पर हल्ला बोला है। उन्होंने पूछा है, सरकारी कर्मचारियों का डीए किस तर्क से काटा जा रहा है, जबकि इस दौर में उन पर काम का दबाव कई गुना हो चुका है। दिन रात सेवा कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों का भी डीए कटने का क्या औचित्य है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे बहुत कष्ट है। पेंशन पर निर्भर लोगों को ये चोट क्यों मारी जा रही है? सरकारें अपने अनाप शनाप खर्चे क्यों नहीं बंद करती? सरकारी व्यय में 30% कटौती क्यों नहीं घोषित की जाती? 1.25 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना, 20,000 करोड़ की नई संसद भवन परियोजना जैसे गैर जरूरी खर्चों पर रोक क्यों नहीं लगती? महंगाई भत्ते पर रोक का फैसला सबसे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने लिया। यहाँ केंद्र सरकार को भी विपक्ष और दूसरे कर्मचारी संगठनों के कोप का भाजन बनना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते रोकने के फैसले का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार को नसीहत दे डाली। उन्होंने ट्वीट में लिखा, लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय
कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील और अमानवीय फैसला है। राहुल गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में महंगाई भत्ता हटाने का फैसला सही नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार के बाद अब यूपी सरकार के ताजा फैसलों ने लॉकडाउन के बीच सियासी पारा को काफी बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच कई गैर जरूरी चीजों की बिक्री और सेवाओं में ढील दी है, लेकिन खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहां ढील देने के पक्ष में नहीं है। अलबत्ता सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि योगी सरकार जून के आखिर तक लॉकडाउन बढ़ाने पर मंथन कर रही है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान भले ही गैर जरूरी चीजों पर छूट दे दी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अपने यहां किसी भी तरह की ढील देने की मूड में नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदेश सरकार 30 जून तक लॉकडाउन जारी रखना चाहती है। इसको लेकर सरकार अधिकारियों के साथ लगातार बैठक पर बैठक कर रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें रिहायशी इलाकों में दुकानों के खोले जाने की बात है, लेकिन यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस छूट को लागू नहीं किया जा रहा है। आगरा, लखनऊ, नोएडा और मेरठ जैसे कोरोना प्रभावित जिलों में लॉकडाउन के दौरान कोई ढील नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार की नई एडवाइजरी के बाद नई जो दुकानें जिनको राहत दी गई है, उन दुकानों को भी अब जिला अधिकारी की परमिशन से खोलना होगा। अब देख सकते हैं ये रूरल इलाके की दुकानें हैं, गाँव पड़ता है, अक्सर मार्केट में ये दो दुकानें ज़्यादातर ऐसी हैं जो राशन की दुकानें हैं, जिनको राशन के लिए सवेरे करीब 3 घंटे के लिए खोला जाता है और शाम को सिर्फ 3 घंटे के लिए खोला जाता है। पूरी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। जो यहाँ तमाम दुकानें हैं, चाहे वो मोबाइल शॉप हो या तो कहीं पे भी जो आगे भी राशन की जो दुकानें हैं वो भी बंद है। सिर्फ बात एक दुकान ऐसी है जो ये खोली जाती है, इसके अलावा कोई दुकान ऐसी नहीं है जिसको परमिशन दी गई हो। शहर में जो हॉट इलाके हैं और हॉट स्पॉट इलाके हैं, उसमें किसी भी तरीके की जो घरों के अंदर दुकानें हैं या बाज़ार है, नोएडा के तमाम ऐसे बाज़ार हैं जैसे अट्टा बाज़ार है या फिर 18 सेक्टर है, और जो बड़े बाज़ार हैं वो पूरी तरीके से बंद है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी शख्स, क्योंकि अति संवेदनशील जनपद माना जा रहा है, यहाँ दिन पर दिन जो पॉजिटिव मामले हैं उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसके मद्देनज़र कि ये संक्रमण और आगे तक ना फैले, इसीलिए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी शख्स जो भी एडवाइजरी आई है उसके अनुसार भी जब तक जिला अधिकारी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होगा, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होगा, कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी। केंद्र सरकार ने अपनी एडवाइजरी में स्थानीय प्रशासन की स्वीकृति का प्रावधान भी रखा है। ऐसे में लखनऊ, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जैसे एपी सेंटर वाले जिलों के डीएम ढील देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिखाते हैं गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने लॉकडाउन में ढील नहीं देने पर क्या कहा। माननीय गृह मंत्रालय और शासन के निर्देशानुसार ही स्थानीय परिस्थिति के अनुसार जो भी आवश्यकता अनुसार निर्णय लेने के लिए निर्देश था, उसी के अनुसार कोई भी नई औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को अनुमति नहीं दी गई है। अतः जो माननीय गृह मंत्रालय और शासन द्वारा जो निर्देश दिया गया, उसी के तहत यहाँ कोई नई प्रतिष्ठान न खोलने के लिए निर्णय लिया गया है। यह स्थानीय आवश्यकता अनुसार यह निर्णय लिया गया है और जैसे आने वाले स्थिति में परिस्थितियां जैसे बदलेगी तत्समय निर्णय लिया। कोरोना वायरस के खतरे को लॉकडाउन की मियाद से आंका नहीं जा सकता। ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में महामारी का प्रकोप जारी है। लिहाजा ऐसे नाजुक वक्त में सरकार ढील देकर महामारी को बेकाबू नहीं करना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
वहीं गाजियाबाद में फिलहाल गैर जरूरी सामानों की दुकानों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। हालांकि अभी जरूरी सामानों के अलावा कोई अन्य दुकान खोले जाने की योजना भी नहीं है। गाजियाबाद के नोडल ऑफिसर सुधीर गर्ग ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग की। उनका कहना है कि गाजियाबाद दिल्ली के करीब है, स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात नहीं हो पाई है। अंतिम फैसला सभी से बात करने के बाद ही लिया जाएगा। आज इस बैठक के बाद हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि इसका आगे नियंत्रण कैसे किया जाए। एक तरफ मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर हम पूरी बड़ी पिक्चर देखें, जितनी संभावनाएं थी, जितना डर था, उसके मुकाबले बहुत अच्छा नियंत्रण उत्तर प्रदेश में हो पाया है और गाजियाबाद में भी बड़ा अच्छा नियंत्रण है। बरेली में एमएचए के ऑर्डर के आने के बाद दुकान खोलने को लेकर हमारे सहयोगी ने डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश पांडे से बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका, हम आपको वो सुनाते हैं। अप्रैल यानी कि आज एमएचए का एक ऑर्डर आया जिसमें ये लिखा था कि जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं और जो सोसाइटीज़ के अंदर मार्केट है उनको खोला जा सकेगा, जिसमें एसेंशियल गुड्स के अलावा अगर अलग दुकानें भी हैं तो उनको भी खोल सकते हैं। इसको लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई और लोग अपनी दुकानों को खोलने के लिए निकल पड़े। साथ ही साथ लोगों को ये लगा कि शायद आज मार्केट जो है पूरी तरह से खुल जाएगा, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर घर के अंदर भेजा और उसके बाद खुद जिले के कप्तान और जिलाधिकारी सड़कों पर निकले और उन्होंने जायजा लिया कि कहीं मार्केट में ऐसा ना हो कि लॉकडाउन का उल्लंघन होना शुरू हो जाए और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन न होने का। उनका मौजूद है बल्कि के कप्तान शैलेश कुमार पांडे जी, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई और आप कैसे व्यवस्था को संभाला जा रहा है। सर, ये एमएचए का एक ऑर्डर जो है इसका भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई तो किस तरह लोगों को समझाया गया और कैसे व्यवस्था लाई जाए। देखिए, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पुलिस डिपार्टमेंट लॉकडाउन को इम्पोज कराना है और लॉकडाउन को इम्पोज कराना और वो लोग अति आवश्यक कार्य के लिए बाहर भी करना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हम लगातार इसकी ओर कार्य कर रहे हैं। जो लोग बाहर अनावश्यक निकल रहे हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और यही हमारी स्ट्रेटेजी आगे ली रहेगी। सर, दो लोगों के सवारी को जाने में जब ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन मिडिल क्लास पर इस तरह दिक्कत है तो वो जरूरी काम पर जा रहे हैं तो एक बाइक पर दो लोग अमूमन जाते हैं, तो क्या इसके लिए कोई रिलैक्स दिया जा रहा है? देखिए, दो लोग एक मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग तो वैसे ही ख़त्म हो जा रही है, तो इसीलिए वैसे केसेस में हम कार्रवाई कर रहे हैं। अनलेस कि कोई पेशेंट लेके इमरजेंसी में जा रहा है तो अलग इशू है, उसके लिए भी गाइडलाइन है कि आप एम्बुलेंस बुलाएं। अगर वैसी इमरजेंसी तो एम्बुलेंस बुलाएं, लेकिन उसे भी बाइक पे वो सेफ नहीं है, अगर उसकी इतनी तबीयत खराब है तो वो गिर सकता है। इसीलिए जो देखा जा रहा है अमूमन ये केवल कहने की बातें हैं। दो लोग जो जा रहे हैं अनावश्यक रूप से ही जा रहे हैं और वैसे में कार्रवाई अति आवश्यक है। सर, सूजा भोंकने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर चालान किया जा रहा है तो गाड़ियों में सूजा भोंका जा रहा है तो लोग अनावश्यक। बिल्कुल ऐसा नहीं किया जा रहा है, मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। विधि कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं तथा चालान किया जा रहा है। कोई सुइया भोंकने की कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। मेरे साथ बरेली के जिला के नीतीश कुमार जी भी मौजूद हैं, उससे बात करते हैं कि जो एमएचए का ऑर्डर है उसका स्पष्टीकरण क्या है और कैसे लोगों के बीच में दिलचस्पी है। सर, ये जो ऑर्डर हुआ था एमएचए का, इसको एक बार स्पष्ट कर दीजिए कि किस नहीं, एमएचए ने अभी स्पष्टीकरण जारी कर दिया है कि रूरल एरियाज में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बाकी दुकानें खुलेगी और अर्बन एरियाज है उसमें स्टैंड अलोन दुकानें हैं और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जो दुकानें हैं, नेबरहुड दुकानें, बस्ती बाकी सब दुकानें बंद हैं। स्पष्ट जी, तो इसका मतलब ये माना जाए कि मुख्य मार्केट है, मुख्य बाजार है, वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं खुली। हाँ, मुख्य मार्केट और सब जो है जो पहले स्टेशन कम्युनिटीज़ की हो रही थी उसके अलावा बाकी सर, एक नया प्रयोग आपने का बरेली से शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत जो फूड टेस्टिंग वाली है और सैंपल कलेक्शन वाली है, उसमें कितना काम हो चुका है और किस तरह से काम किया है? ये फूड टेस्टिंग का जो ICMR का गाइडलाइन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, उसके तहत हम लोगों ने गाइडलाइंस के निहित रहते हुए हम लोग जो सस्पेक्टेड एरिया है और सस्पेक्टेड लोग हैं उसको हम लोग सैम्पलिंग करते हुए प्रयास कर रहे हैं कि उसका एक अच्छा सा हम लोग सैंपल तैयार करें और रैंडम सैम्पलिंग करें, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं। तो ये है हम लोग उसमें ट्रैकिंग सिस्टम पर डिपेंड करेगा कि कितना हम लोग देख रहे हैं तो कितने पॉजिटिव केसेस की ट्रैकिंग में है और अभी बहरहाल हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन यदि कहीं दूसरे जगह का ट्रैकिंग है, इस तरह की संभावना है अगर कहीं बात जनपद में हुआ है और उसके यहाँ लोग है तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि और उसको निगरानी
जा रहे हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया के तहत होगी जो ICMR गाइडलाइन उसमें। तो ये फिर बदली हुई जिलाधिकारी और एसएसपी इनका कहना है कि MHA की गाइडेंस है उसके अनुसार केवल स्टैंड एलोन शॉप ही खोलने की अनुमति दी गई है, उसके कोई अनुमति नहीं दी गई है। और जो बरेली में एक नया प्रयास शुरू हुआ है सैंपल कलेक्शन का, वो लगातार जारी है, जिससे जो कोरोना है उसको जड़ से खत्म किया जा सके। कैमरामैन अंकित पाठक के साथ आशीष 25 अप्रैल यानी उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1778 हो गई। अभी तक प्रदेश में कोरोना से 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 जिलों में कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 389 हॉटस्पॉट हैं और जिनमें 35 लाख लोग हैं। इनमें से 1300 से ज्यादा के मामले हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राज्य सरकार कोरोना वायरस की टेस्टिंग में पारदर्शिता नहीं बरत रही है। कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा कि सरकार ने 2 दिनों से जांच की संख्या बताना बंद कर दिया। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सुझाव के बहाने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग को लेकर पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जनता को जानकारी मिले और इस महामारी के खिलाफ समाज और प्रशासन एकजुट होकर लड़ पाए। आंकड़ों और सच्चाई को छुपाने से समस्या घट नहीं जाएगी यहां पर, बल्कि घातक हो जाएगी। प्रियंका गांधी ने पूछा कि राज्य के किस लैब में रोज कितने टेस्ट हो रहे हैं, ये सरकार बताए। साथ ही KGMU समेत प्रदेश के दूसरे टेस्टिंग लैब की क्षमता क्या है, इसे जनता के सामने पेश किया जाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें पूर्व PM मनमोहन सिंह और राहुल समेत लॉकडाउन पर केंद्र सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। We should be on the side of people whose year's allowance is being cut. I sincerely believe that it is not necessary at this stage to impose hardships on the government servants and also on the armed forces people. I see the problem is that you're building your central system at the same time. So either you are not sort of doing these extravagant expenditures, but you're taking away money from the middle class. You're not giving money to the poor people, and you're spending it on your central vista. We can make the point when you have not cut back expenditure on the bullet train, Central Vista Development. Those are the programs which should first be put on halt before you begin to halt people's journeys. Yesterday itself, there are lots of anguishes coming out from the common employers. So cutting the DA will harm them very much. If this money was being transferred to migrant laborers, no problem. But you are continuing with a new parliament house, new building for ministers, new house for PM project. You are continuing with zero cut on expenditure of the government, which could save you close to 2.5 lakh crore rupees. But you are denying relief to your armed personnel, to your pensioners, to government servants. But the first thing that the government should have done before it went around cutting everybody's allowances and salaries, etc., is actually set up an expenditure rationalization commission. So I think if we raise this issue, we must raise it in alignment with the vanity project like Central Vista, where the government is going ahead despite concerns, despite objections. If they can ask the private sector to not cut back, then how can the government itself cut back? Now corporate India is going to follow because they are waiting for that. Already retrenchments are, big time retrenchments are going on. They don't want to take responsibility of anything. This is the government which expects people to do everything.
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आप इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।